नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। आप हमारी शक्तियों को हल्के में मत लीजिए। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न करा पाने को लेकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह तीखी टिप्पणी की। याचिका में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई और वे टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। खिलचीपुर में मंच से अमित शाह ने कहा, दिग्गी राजा की सलाह से राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएगी। सरकार तो आनी नहीं है, फिर भी क्या ट्रिपल तलाक फिर से लाना चाहिए क्या? शरिया कानून से देश चलना चाहिए क्या? कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ लाकर पिछले दरवाजे से शरिया कानून लाना चाहती है। ये दिग्गी राजा इनसे भी 2 कदम आगे, शर्म करो दिग्गी राजा। मुंगेर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस संपत्ति का सर्वे कराकर विरासत टैक्स लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिए बिना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस के शहजादे ने कहा है देश भर में हर परिवार की कमाई का प्रॉपर्टी का सर्वे करेंगे। भ्रष्टाचार करके लोगों को तबाह करने वाली कांग्रेस की बुरी नजर अब आपकी संपत्ति पर पड़ गई है। कांग्रेस आपकी संपत्ति का सर्वे कराकर आप पर विरासत टैक्स लगाएगी, यानी अब आप अपनी संपत्ति अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। कांग्रेस सत्ता में आई तो वह आपकी संपत्ति का आधे से अधिक हड़प लेगी। आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगी सुनीता केजरीवाल, आज पूर्वी दिल्ली में करेगी रोड शो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने शुक्रवार को इस बात का ऐलान किया। आतिशी ने बताया कि वह आज पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर एक रोड शो करने के साथ अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, सुनीता केजरीवाल दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी के लिए मत और आशीर्वाद मांगेंगी। ईवीएम सिंबल यूनिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिए बड़े निर्देश। उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से डाले गए वोट का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ पूर्ण सत्यापन कराने का अनुरोध करने वाली सभी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले में सहमति वाले 2 फैसले सुनाए। न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें दोबारा मतपत्रों से चुनाव कराने की प्रक्रिया पुनः अपनाने का अनुरोध करने वाली याचिका भी शामिल है। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आप कार्यकर्ता जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच आप सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के साथ पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आप लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में प्रचार किया। बता दें कि पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी ने हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। हर्ष मल्होत्रा को हराने के लिए आप कार्यकर्ता मैदान में उतर गए हैं। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव चला, जानिए कहां फंसा पेच। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव चल गया। दरअसल पेच यहां फंसा कि चुनाव के लिए किसी भी पीठासीन अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया है। पहले तय किया गया था कि 26 अप्रैल को दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति भी मांगी थी। चुनाव आयोग से अनुमति तो मिल गई, लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण मामला फंस गया। अब चुनाव को टलने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और उपराज्यपाल को इसका जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े कानून के खिलाफ जल्द सुनवाई की मांग। दिल्ली सरकार ने सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर केंद्रीय कानून के खिलाफ अपनी याचिका को 5 न्यायाधीशों वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने शीघ्र सूचीबद्ध करने की अपील की। भारत के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि वह याचिका को सूचीबद्ध करने के लिए दिल्ली सरकार के अनुरोध पर गौर करेंगे। आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि पूरा प्रशासन ठप हो गया है और मामले की सुनवाई किए जाने की जरूरत है। मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहने वाले व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने दी क्लीन चिट।
फैक्ट चेकर और ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जिहादी कहने वाले जगदीश कुमार को दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जगदीश कुमार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया है। दरअसल जगदीश कुमार ने जुबैर को लेकर कहा था कि एक जिहादी हमेशा जिहादी ही रहता है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उसने जगदीश कुमार से उसके इरादों के बारे में पूछताछ की थी और उसके बयान में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला। पीएम मोदी ने इकबाल अंसारी का गुणगान किया, बोले कांग्रेस से तो अच्छी बाबरी मस्जिद के पक्षकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुंगेर में जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला करते हुए अयोध्या के श्री राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के लिए कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पर सीधा हमला तो किया, लेकिन इसी की चर्चा के दरमियान इनसे बेहतर बाबरी मस्जिद के पक्षकार अंसारी परिवार को बताया। उन्होंने कहा कि यह लोग राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराकर भारत की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे, जबकि कई पुश्तों से बाबरी मस्जिद के लिए कोर्ट में पक्षकार की भूमिका निभाने वाले अंसारी परिवार के सदस्यों ने राम मंदिर के निर्माण का खुले दिल से स्वागत किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी दोनों के लिए नाक का सवाल बना दूसरा चरण। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में केवल 3 सीटों पर मतदान कराया गया। हालांकि ये तीनों ही सीटें भाजपा और टीएमसी दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन सीटों की वजह से उत्तर बंगाल में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। वहीं टीएमसी के लिए ये तीनों ही सीटें चुनौती बनी हुई है। दूसरे चरण में दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट में चुनाव हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को केवल दार्जिलिंग सीट पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा ने पूरे राज्य में 7 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2019 में भाजपा ने इन तीनों सीटों पर ही बाजी मार ली। वह बंगाल में कुल 18 सीटों पर जीत दर्ज की। बता दें कि पश्चिम बंगाल में कभी भाजपा की सरकार नहीं रही है। वहीं 2019 में भाजपा को बंगाल में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। ईवीएम को लेकर दाखिल याचिकाओं को करीब 40 बार कोर्ट कर चुका खारिज। मतपत्र से मतदान की प्रक्रिया की वापसी का अनुरोध करने वाली याचिका उच्चतम न्यायालय से खारिज होने के बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने रेखांकित किया कि कम से कम 40 मौकों पर संवैधानिक अदालतों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की हैं। पदाधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की उस टिप्पणी को भी रेखांकित किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईवीएम 100% सुरक्षित है और राजनीतिक दल भी दिल की गहराई से जानते हैं कि मशीन सही है। दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान खत्म। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में देश के 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान को लेकर शुक्रवार को उत्साह दिखा। शाम 5 बजे तक के राज्यवार मतदान के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 76.23% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 52.64% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मणिपुर में 76.06%, छत्तीसगढ़ में 72.13%, पश्चिम बंगाल में 71.84%, असम में 70.66, जम्मू कश्मीर में 67.22, केरल में 63.97, कर्नाटक में 63.90, राजस्थान में 59.19, मध्य प्रदेश में 54.83, महाराष्ट्र में 53.51 और बिहार में 53.03% लोगों ने वोट किया है। इंडिया पर भड़का अमेरिका, भारत की कई कंपनियों को किया बैन। ईरान के लिए काम करने के आरोप में अमेरिका ने दर्जनों कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें से कुछ कंपनियां भारत की भी हैं। इन पर आरोप है कि ये सभी ईरानी सेना के लिए काम कर रही थी। ये कंपनियां अमेरिका में अवैध व्यापार और ट्रांसफर करने में ईरान की मदद करती थी। जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा है उनमें से कुछ भारत की भी। अमेरिका ने यह कार्रवाई 25 अप्रैल को की है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन में ईरानी मानव रहित हवाई वाहनों की गुप्त बिक्री को आसान बनाने और फाइनेंस करने में अहम भूमिका निभाई है। व्हाट्सएप ने कहा सरकार मजबूर करेगी तो देश छोड़ देंगे, एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ेंगे। मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप और भारत सरकार के बीच लंबे समय से लड़ाई चल रही है। अब यह लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। व्हाट्सएप इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहा है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप को मैसेज के सोर्स के बारे में बताना होगा, यानी कोई मैसेज पहली बार कब और कहां से भेजा गया था इसकी जानकारी देनी होगी। इस मामले पर व्हाट्सएप का कहना है कि इसके लिए एन्क्रिप्शन तोड़ना होगा और यह उसकी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर भारत सरकार ने एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया तो हमने देश छोड़ना होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।